हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस स्ट्रेटजी वाली वीडियो के लिए मुझे बहुत वक्त लगा। ठीक है, बेसिकली आई वाज बिजी, सो बेसिकली टाइम ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, इस वजह से मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए और कुछ लोगों के मैसेज भी आए हुए, इसलिए मैं क्या हिस्ट्री की स्ट्रेटजी भी ला रहा हूँ, बेसिकली लाई है। और जो भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली ये फेज़ वाली स्ट्रेटेजी रहेगी भैया। हिस्ट्री के लिए भी को थोड़ा सेग्रीगेट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी 2 मिनट में आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भैया मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, लेकिन किस सोर्स से पढ़ना है भैया? आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एपीएफसी देन स्पेक्ट्रम इज इनफ। ओके, और उसके अलावा सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ना है भैया, तो भी क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम ही यानी यूजफुल रहता है। तो ठीक है, एपीएफसी के बहुत से क्वेश्चन हैं, एपीएफसी का पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं आपको कैसे कवर करना है, उसके बाद देखेंगे कि कौन से सोर्सेस और उनको किन किन फेजेस में आपको रेफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया देखो, स्पेक्ट्रम में से फेज 1 में से आपको पढ़ने हैं भैया 9 चैप्टर। ठीक है, एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, आप एक दिन में 3 चैप्टर, एक दिन में 4 चैप्टर ऐसे भी करके पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, इसमें बहुत ही आपको बेसिकली ऐसे पढ़ना है जैसे कि इसमें से स्टैटा बाहर निकालना है, बहुत सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कार्नेटिक वॉर के बीच में जो भी बैटल ऑफ अंबूर वगैरह हुई थी वैसे रखना है। ठीक है, इंग्लिश यानी ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था भैया, फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहा था और कौन सा नवाब था इन सब में उलझ गया था। ठीक है, बेसिकली थोड़ा बहुत कोरिलेट करना था। जैसे कि मान लो कि वास्को द गामा कब आया था भैया, 1498 में आया था। ठीक है, फिर 1503 में आया था, कहाँ पे 1501 दिया हुआ है। ठीक है, फिर 1524 में भैया वो इंडिया में ही मर गया था। ठीक है, उसने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की, कोचिन में की, कलिकत में किया, कैंडोर में की। ठीक है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल। ठीक है, ऐसे आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, ये पेप्सी में इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे हाँ इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, और बाकी भी वॉट एवर द रीजन, क्यों इंग्लिश सक्सेस हुए, क्यों नहीं हुए फ्रेंच सक्सेस, ऐसे आपको थोड़ा तालमेल रख के पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारा फैक्चुअल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एनालिटिक इतना नहीं है उसमें, आप इजीली ग्रास्प कर पाओगे उसमें। उसके बाद इंडिया ऑन द यू ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, रिवोल्ट ऑफ 1857 और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी फाउंडेशन हुआ था वो, एक्सट्रीमिस्ट फेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रिस्पॉन्स एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। अब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स भैया बहुत बड़ी होंगी। ठीक है, एक साथ पढ़ने बैठोगे तो मे भी थोड़ा बोर भी हो जाओगे, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो कि नहीं भैया, मैं मान लो कि जैसे आपको 4 ही पढ़ना है तो 4 ही मूवमेंट्स पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट डे और 4 पढ़ लो, ऐसे ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर फेज 2 में क्या करना है भैया, देखो यहाँ पे थोड़ा हम स्पेक्ट्रम के एकदम पीछे वाले सब चैप्टर्स पे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हुआ ब्रिटिशर्स का, प्रेस का क्या रोल था भैया, एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे 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 एजुकेशन डेवलप हुआ, उसके बाद पीजन मूवमेंट्स कौन से थे, उसके बाद मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब देखो ये सब्जेक्ट जब बेसिकली ये चैप्टर्स जब फेज 2 में आप पढ़ोगे ना भैया, तो इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता है। आप डायरेक्टली अगर ये चैप्टर्स भी पढ़ दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा भैया एजुकेशन में ऐसे ऐसे हुआ था, प्रेस में ऐसे ऐसे हुआ था, या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऐसे ऐसे आया था, ये आपको अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो आप फेज 2 में ये चैप्टर्स पढ़ सकते हो। यहाँ से थोड़ा फैक्चुअल है, ज़्यादा बड़ा है, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और क्वेश्चन आने के बाद कंफ्यूज होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला फेज है ना, आप इसलिए ये चैप्टर्स को मैंने पहले डाला है फेज 2 में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगी। इसके बाद ये जो चैप्टर्स है बहुत ही फैक्चुअल है, आपको समझ के भी लेने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स खा सकते हैं। तो तो बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा मेहनत करो, थोड़ी अच्छे से वर्क करो और एक पोर्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, ताकि आपके मार्क्स गुम ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो भैया फेज 3 में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ गांधी। ठीक है, ये फेज 3 रहेगा, मेकिंग ऑफ गांधी आ जाएगी, यानी गांधी कैसे आए, क्या हुए, जो भी उन्होंने मूवमेंट्स वूवमेंट्स किए वो। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज्य एंड सोशलिस्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साइमन एंड नेहरू रिपोर्ट भैया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या रिस्पॉन्स था, सोशलिस्ट स्वराज्य ने क्या कहा था, एक्सट्रीमिस्ट थे उनका क्या कहना था। क्विट इंडिया मूवमेंट भैया, पोस्ट वार सिनेरियो और इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे फेज वन और फेज टू आप अल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं, नहीं इसको अल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फेज टू में थोड़ी मुझे दिक्कत जा रही है पढ़ने के लिए, आप फेज वन के बाद सीधा फेज थ्री पे जंप करो, ठीक है। ये कंटिन्यूस चैप्टर है भैया इसे, ठीक है। उसके बाद आप फेज टू पे भी आ सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा जम जाता है, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत है, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा वक्त यहाँ पे मिलता है तो आसान हो जाता है। नहीं तो ऐसे अगर सीधे सीधे पढ़ते जाओगे तो थोड़ा बहुत बल्कि भी हो जाता है और थोड़ा लेजीनेस भी आ जाता है, ठीक है। और फेज फोर में आपको क्या करना है भैया, जो भी बचे हुए चैप्टर जैसे एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, वेरियस पॉलिसीज आ जाएंगी यहाँ पे, पर्सनैलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले, उसके अलावा भी जो भी सावरकर वावरकर रहे, ठीक है, वो सभी का रहे, पीवी नायकर जो भी रहे हैं वो सबको आपको यहाँ पे कवर करना है। रेजिस्टेंस बिफोर 1857 थोड़ा बल्कि बोरिंग सा चैप्टर है इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई हुई है, पुलिस रिफॉर्म्स, विलेज रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज के बारे में जो भी है वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बेसिकली देखो पढ़ते वक्त आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि भैया एक्सट्रीमिस्ट फेज वन एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज टू, ठीक है, ये आपको सेग्रीगेट करते आने होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसके बाद देखो भैया आप कैसे पढ़ सकते हो कि मान लो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसने लाया है, ठीक है, ये आप कर लो भैया। उसके बाद चाइल्ड मैरिज के लिए भैया किस किन किन लोगों ने काम किया था, इसको ऐसे सेग्रीगेट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ऐसे इसी टाइप में आएगी। अगर थोड़ा अगर मॉडिफाइड किए कर भी देते हो तो फिर भी आप तो यहाँ पे एनालिटिकल तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो फैक्चुअल में ऐसा कर लो, ठीक है, कौन से फेस कब आए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और जो भी मूवमेंट्स हुए हैं तब वॉइस रॉय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह से भी आप थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे भैया, आ सकता है कभी कभी, यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे, ठीक है। या फिर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी तब वो भैया वॉइस रॉय कौन थे, ठीक है, या फिर गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ भैया तब गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। वैसे कर लो किसने क्या किया भैया, किसने क्या नहीं किया, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने लाई मैच द फेयर्स में वगैरह, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको बहुत एनालिटिकली पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया इस तरह फेजेस आप क्या कर सकते हो, डिमार्केट कर सकते हो और बुक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एक दिन में जिसको लगता है कि भाई मुझे कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़नी है तो भैया 8 घंटे में फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ लो अच्छे से, फर्स्ट पेज बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में एक चैप्टर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता भैया हेवी हो जाएगा तो आप कर सकते हो, चलो मान लो फेज वन में फर्स्ट चैप्टर एक दिन में कर लो, यानी पहले 4 चैप्टर एक दिन में कर लो, यानी 2-3 घंटे में कर लो, फिर उसके बाद छोड़ दो हिस्ट्री को, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अभी इतना डेप्थ में जाने, यानी अगर उतना डेप्थ में अगर जाने की बात करें तो स्ट्रेटेजी भी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया देने की क्या कर रहा हूँ, बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था भैया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ उसी तरह से मैंने आपको फेस किया, डिमार्केट करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले था भैया आपको स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम कवर करनी ही करनी है। आपको स्पेक्ट्रम 8 से लेके 10 बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। मान लो 3 से 4 बार में आपको बहुत सी चीज़ें कोरिलेट करने में निकल जाएगी, और आपको थोड़ी यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे लगेगी कि आपके दिमाग से निकल भी जाएंगी। बाकी की 5 से लेके 6 रीडिंग जो रहेगी बहुत इफेक्टिव आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या फिर आप परचेस करना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूट के तो वो भी परचेस करके आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है भैया, आपको फर्स्ट रीडिंग स्पेक्ट्रम से करनी है, और ये 9 चैप्टर आपने एक बार अगर स्पेक्ट्रम से पढ़ लेते हैं, ये 9 चैप्टर फिर आपको शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है। फिर आपको पता चलेगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या दिया हुआ नहीं है और क्या दिया हुआ है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका ये जो टॉपिक है ना तो आपका फ्रेश रहेगा माइंड में, ठीक है। मान लो कि आपने 9 चैप्टर स्पेक्ट्रम से पढ़ ले, 3-4 दिन में फिर ये 9 स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ सकते ना, थोड़ा हेवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के लिए भी थोड़ा हेवी लग जाएगा, आपको लगेगा भैया कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स अगर पढ़ते होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे में आप पढ़ के उसको निपटा सकते हो। और इस वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स की वजह से कि जो भी कंसेप्ट्स है वो आपके मन में फ्रेश रहते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भैया ये
स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपको लेना है पीएमएफ आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री का बुक। बहुत ही बढ़िया बुक है भैया। जो स्पेक्ट्रम में फैक्चुअल डाटा मिस है ना भाई लोग, वो यहाँ पे कवर किया गया हुआ है। अच्छे से स्पेक्ट्रम की रीडिंग होने के बाद पीएमएफ आईएमएस से सिर्फ आपको एक ओवरव्यू करना है इस बुक को, और जो डाटा स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है वही आपको लिख के रखना है किसी और नोटबुक में। बस हो गया भैया। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन रहेगा पीएमएफ आईएएस। अगर नहीं पढ़ते हो तो भी अच्छा, लेकिन पढ़ते हो तो भैया आपके चांसेस है नहीं, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, कोई फैक्चुअल डाटा जो फैक्ट रहते हैं वो मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे भैया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए। एंशियंट हिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है, देखो फेज 1 बेसिकली, फेज 5 में क्या की हुई है, स्ट्रेटेजी बिल्टअप की हुई है हमने। ठीक है, आप देखो फेज 1 पढ़ना है या आप चैप्टर वाइज पढ़ना है, आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अभी देखते हो 5 5 4 9 9 3 12 12 15 15 20 चैप्टर है। अब 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं भैया एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, अगर 20 चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं तो दो एक ऐसी स्ट्रेटेजी भैया कि दिन के 2 चैप्टर्स पढ़ लो, आपकी 10 दिन में एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 2 ही पढ़ना है आपको। ठीक है, 10 दिन में पूरी हो जाएगी। या आपको लगता है कि नहीं भैया मैं फेज वाइज जाना चाहूंगा, तो भैया आप इसको डेली 3 से 4 घंटे डेडिकेटेड कर दो और एक एक फेज वाइज कंप्लीट कर दो। ये 4 घंटे में आपके 4 5 चैप्टर आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हो तो मान लो आपकी 7 से लेके 8 दिन में क्या हो जाएगी, आपकी एंशियंट हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी। मान लो एक तो रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हो ही जाएगी। उसके बाद देखो भैया, या फिर 5 पेजेस में मैंने एंशियंट हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चालू किया है। ठीक है, अब स्टोन एज मेसोलिथिक एज स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिया भाई, वो थोड़ा बोर करने लगता है आपको, थोड़ा बल्कि भी लग सकता है और थोड़ा नॉन इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड भी लगता है। ऐसे लग जाएगा आपको कि यार थोड़ा इंटरेस्ट डाउन कर देगा। तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे रहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से चालू कर दो भैया। फेज 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्यन कल्चर, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक फेज, एज ऑफ महाजनपदास और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा कि भैया सोसाइटी पे खास ध्यान रखना। ठीक है, कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं पर्टिकुलरली। उसके अलावा भैया जो वेरियस कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उसके ऊपर ध्यान रखना भैया, कि किस चीज के लिए किस कीवर्ड्स का यूज किया गया है। ठीक है, थोड़ा उस उतना कॉन्शियस होकर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर फेज 2 में देखो प्री मोरियन पीरियड। ठीक है, जैसे कि मान लो एम्पायर, उसका कैपिटल चेंज हुआ, कैपिटल, राजा कौन आए कौन, किंग कौन आए कौन नहीं, उसकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, पोएट, ठीक है, जो भी फेमस लोग थे उन सब की आप क्या करो, एक फैक्चुअल फाइल बना लो और उसको साइड में रख दो, और फैक्चुअल फाइल यानी रिपीटेडली पढ़ते जाओ। उसको वो जो फैक्चुअल फाइल रहेंगी ना, आपको एलिमिनेट करने में थोड़ा बहुत मदद करेंगे। ठीक है, किस राजा ने कौन सा बुक लिखा, कौन सा राजा किस चीज में इंटरेस्टेड था, वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये मान लो कि नॉर्थ के किंगडम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो कि भैया नॉर्थ के किंगडम थे, ये वेस्ट के थे, ईस्ट के थे, ये साउथ के किंगडम थे। इसकी भी आप लिस्ट बना के रख सकते हो, ताकि जब आप पढ़ो आपको क्लियरली आपके मन में क्लैरिटी रहे कि भैया ये तो साउथ का किंगडम था, ये तो इससे रिलेट ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी आप क्या कर पाओगे, बेसिकली जो ऑप्शंस रहेंगे उसको एलिमिनेट कर पाओगे। तो फेज 2 में आपको पढ़ना है भैया प्री मोरियन पीरियड, उसके बाद मोरियन एम्पायर, एज ऑफ इन्वेजन, सेंट्रल एशिया के साथ कांटेक्ट कैसे आया, और इंडिया आफ्टर मौर्य। ठीक है, फेज 3 में क्या आ जाएगा भैया, साउथ इंडिया की अर्ली हिस्ट्री, गुप्ता एम्पायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, और राइज ऑफ हर्षा, हर्षा के बारे में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फेज 4 में ईस्ट में कौन से एम्पायर थे, साउथ इंडिया एम्पायर, साउथ इंडियन एम्पायर, और ट्रांजिशन कैसी हुआ मिडाइवल इंडिया में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो भैया, ये जो स्टोन एज वाला है वो क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पे भी बहुत फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो टाइमलाइन भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक्चुअली रफ आइडिया तो भी आपके मन में होनी चाहिए कि भैया ऐसी टाइमलाइन क्रोनोलॉजी बिल्टअप होती गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी एंशियंट इंडिया की स्ट्रेटेजी। तो एंशियंट इंडिया के लिए आपको क्या पढ़ना है भैया, पीएमएफ आईएएस का बुक इनफ हो जाएगा। पीएमएफ आईएएस का बुक पढ़ो, और एनसीईआरटी ओल्ड वाली भी पढ़ सकते हो, या फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक जो भी एनसीईआरटी है वो भी आप पढ़ सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आपने पढ़ने चाहिए 6 से लेकर 12वीं तक, और वो भी जो भी आर एस शर्मा के एंशियंट हिस्ट्री वो भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि अच्छा रहेगा भैया। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है तो पढ़ सकते हो, अभी वक्त है, नोटिफिकेशन अभी भी आने का है। ठीक है, तो पी एम एफ आई एस की बुक मुझे मैं आपको रेफर नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं पी एम एफ आई एस ही पढ़ रहा हूँ भैया, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बुक, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखी भी है, और बहुत अच्छी तरीके से उनको सेग्रीगेट की है। बहुत सारे मैप्स है जो आपको विजुअलाइज करने में भी मदद कर पाएंगे।
तो ये भैया मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की मैंने फेज वाइज आपको चैप्टर डिवाइड करके दिए हुए है। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज के लिए भी आप ऐसे डिवाइड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और भैया कल से हम क्या करें, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स चालू कर रहे हैं। ठीक है, हर शाम को 6 बजे आपको, या फिर 5:30 से 6 के बजे में आपको लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, हर रोज। ठीक है, उस हिसाब से आप इंडियन पॉलिटी की स्टडी यानी प्लान कर सकते हो। और लेक्चर्स की क्वालिटी देखना, आपको ऐसी क्वालिटी शायद ही कहीं मिल जाएगी, शायद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे से भी और अच्छे लोग होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे होंगे, इसलिए शायद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान कर सकते हो, हर रोज मिल जाएंगे और बहुत ही यूजफुल रहेंगे। एक एक कीवर्ड क्या करेंगे, हम पॉलिटी का डिकोड करेंगे, और साथ ही में जो हमने इकोनॉमी का लेक्चर अपलोड किया है उसके भी कंटिन्यू हम लेक्चर लाते रहेंगे। थोड़ा अभी काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वो लेक्चर्स अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, तो भाई साहब ऐसे इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अकाउंटेंसी के नोट्स वगैरह चाहते हो, बहुत ही कलर कोडेड फॉर्म में हमने तैयार किए हुए, तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट करके उसकी भी जानकारी ले सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ पे ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर किस चीज़ की और स्ट्रेटेजी चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ द यानी सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी मैं ऐसी फेज वाइज स्ट्रेटेजी आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, पढ़ाई करो, डोंट थिंक अबाउट द नोटिफिकेशन। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।